हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। इसके माध्यम से आप सीखेंगे कि कितने सारे चिन्ह होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग अक्सर जैसे कि कोई भी चीज लिखते हैं तो उसमें किया जाता है। विराम का मतलब ये होता है कि रुकना यानी ठहरना। हम जो बोलते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं, पता चल जाता है कि यहाँ पे रुके हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो कैसे समझेंगे कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कितना रुकना है, तो वो विराम चिन्हों के द्वारा हम समझते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो आपका क्या है चैप्टर विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। कहता है कि विराम का अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव यानी रुकना। कहता है अर्थात विरामों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों को लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे में देखो दो तरह के यहाँ पे वाक्य है, लेकिन दोनों वाक्य में अंतर है, ध्यान से समझना। कहता है कि उसे रोको मत जाने दो, फिर है उसे रोको मत जाने दो। ठीक है, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। लेकिन विराम चिन्ह यानी यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पे कॉमा लगा है, अल्प विराम लगा है। तो अब इसको हम कैसे बोले, कैसे बोलेंगे? देखो ऐसे बोलेंगे, उसे रोको, कोमा है यानी अल्प विराम है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे? रुकेंगे। अल्प विराम मतलब थोड़ा सा रुकना है। ऐसे बोलेंगे, उसे रोको मत जाने दो। अर्थात हम किसी को क्या कर रहे हैं कि रोको, उसको अभी जाने मत दो, यानी रोकने के लिए कर रहे हैं। अब वही दूसरे वाक्य में देखो, कहता है उसे रोको मत जाने दो, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाने के लिए कर रहे हैं। देख लो विराम चिन्ह का क्या चमत्कार होता है। आई बात समझ में कि देख लो कि विराम चिन्ह जब लग जाता है तो क्या वाक्य में चमत्कार हो जाता है। अर्थ का अनर्थ यानी अर्थ से कुछ और ही अर्थ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए कहता है कि विरामों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों को हम लिखते हैं यानी प्रयोग में लाते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह। वाक्य एक ही है, इसमें भी वही शब्द है, इसमें भी वही शब्द है, दोनों वाक्यों में एक जैसा शब्द है, लेकिन दोनों में सिर्फ विराम चिन्ह डालने के बाद देख लो अर्थ में क्या आ गया? बदलाव आ गया ना, भाव बदल गए ना। इसी को कहते हैं विराम चिन्ह। अब आइए नीचे, कहता है कुछ प्रमुख विराम चिन्ह और उनके प्रयोग। अब देखना यह है कि कितने विराम चिन्ह हैं और उसका प्रयोग कैसे होता है। आपका पहला क्या है बताइए? यानी कॉमा, दूसरा सेमी कोलन, तीसरा यानी फुल स्टॉप, चौथा या फिर अपूर्ण विराम यानी कोलोन। चलिए नेक्स्ट आइए, नंबर 5 क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रोगेशन। 6 है विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेशन। 7वां बताइए, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाइफन। संयोजक को आप चाहे तो योजक चिन्ह भी कह सकते हैं। 8वां बताइए, इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास। नेक्स्ट बताइए, इंग्लिश में ब्रैकेट। नेक्स्ट निर्देश चिन्ह, इंग्लिश डैश। नेक्स्ट बताइए, इंग्लिश बताइए मार्क ऑफ इलिप्सिस। नेक्स्ट लागत चिन्ह, इंग्लिश बताइए मार्क ऑफ एब्रिविएशन। नेक्स्ट पुनरुक्ति चिन्ह, इंग्लिश बोलिए त्रुटि चिन्ह, इंग्लिश बताइए ओमिशन। नेक्स्ट विवरण चिन्ह यानी कोलोन डैश। ये हो गए आपके विराम चिन्हों के, ये चिन्ह हो गया। आपको कितने हो गए टोटल? 15 हो गए। इसको याद रखना है, हिंदी नाम भी याद रखना है, इंग्लिश भी नाम याद रखना है। और चिन्ह देख लीजिए कि इसका चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है सारा का सारा, ये चिन्ह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर है? अब इतने सारे विराम चिन्हों को आपको विस्तार में आगे पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब आगे है, पहला है आपका अल्प विराम यानी कॉमा। कहता है अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा ठहराव। थोड़ा ठहराव मतलब थोड़ा ही रुकना है, जो कि पीछे आपने अभी जाना। ठीक है, कहता है कि थोड़ा ठहराव यानी थोड़ी देर के लिए रुकना। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अब देखना यह है कि निम्नलिखित स्थितियों में कैसे इसका प्रयोग होता है। नंबर 1 कहता है समान महत्व वाले कई शब्दों के एक साथ आने पर उन्हें अलग करने के लिए इस चिन्ह का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे में राम श्याम और मोहन स्कूल गए, यहाँ पे देख लो अगर ये बीच में कॉमा है यानी अल्प विराम है तो यहाँ पे हम जब बोलेंगे तो हमको रुकना पड़ेगा। कैसे? राम श्याम और मोहन स्कूल गए। सुनने में अच्छा लग रहा है, यहाँ पे वाक्य भी देखने में अच्छा लग रहा है। अगर ये नहीं रहता, मान लो ये नहीं रहता
तो ऐसे बोलते राम श्याम और मोहन स्कूल गए, ना तो सुनने में अच्छा लग रहा है और ना ही यहाँ पे देखने में अच्छा लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह कि ये जो यहाँ पे बीच में अल्प विराम यानी कॉमा का जो प्रयोग हुआ, तो जहां पे अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो वहां पे अगर इस चिन्ह का प्रयोग होगा तो वहां पे थोड़ा सा आपको अल्प विराम लेना पड़ेगा, यानी थोड़ी देर रुकना। क्लियर है? समझ गए ना कि अल्प विराम रहेगा तो हम किस तरह बोलेंगे या किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह उच्चारण होगी, वहां पे किस तरह ठहराव होगा। समझ में आई बात? मतलब कितना देर रुकना है? थोड़ी देर। कितनी देर? थोड़ी देर रुकना है। अब यहाँ पे देखो कहता है, अगला है नंबर 2, कहता है यदि वाक्य के बीच में मी पर परंतु किंतु लेकिन तो भी मगर इसलिए अतः क्योंकि जिससे वरण बल्कि तथापि आदि अव्यय हो, यानी ये जितना सारा ऊपर में है सारा का सारा क्या है? और अव्यय कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं अव्यय हो तो उनके पहले भी अल्प विराम यानी कॉमा का क्या होगा? प्रयोग होगा। जैसे देख लीजिए, बोलो मगर धीरे से, वह आया लेकिन चला गया, सिर्फ पढ़ो नहीं वरण काम भी करो। ऐसे पढ़ेंगे तो यानी हम गलत पढ़ रहे हैं, मेरा सेंटेंस गलत जो है उच्चारित किया जा रहा है, यानी मेरा वाक्य जो है गलत जो है उच्चारित हो रहा है। बोलेंगे कैसे? कैसे बोलोगे बताओ तो? सुन नहीं रहे हैं? कहाँ हुआ? बोलो मगर धीरे से, सुनने में अच्छा लगा। कहेंगे बोलो मगर धीरे से, कैसा लगा? देखो शुद्ध हिंदी आप कैसे सीखेंगे कि इन चिन्हों का प्रयोग करके आप शुद्ध हिंदी सीखेंगे बोलना। व्याकरण का मतलब शुद्ध शुद्ध खाली लिखना ही नहीं है, पढ़ना भी है, शुद्ध शुद्ध बोलना भी है। तो यहाँ पे बोलेंगे बोलो मगर। नेक्स्ट बताइए तो कैसे उच्चारण करेंगे? वह आया लेकिन चला गया, यानी वह आया था लेकिन चला गया। अच्छा नेक्स्ट पढ़िए तो कैसे पढ़ेंगे? क्या कर रहे हो आप लोग? कैसे कहेंगे कि सिर्फ पढ़ो नहीं वरन काम भी करो। कहने का तात्पर्य यह कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, काम भी करना है। तो ऐसे नहीं कहेंगे सिर्फ पढ़ो नहीं वरन काम भी करो, कहेंगे सिर्फ पढ़ो नहीं वरन काम भी करो। क्लियर है? तो समझ रहे हैं ना किस तरह प्रयोग होगा अल्प विराम का और किस तरह बोला जाएगा। यानी शुद्ध शुद्ध लिखना है तो शुद्ध शुद्ध बोलना भी है। आगे है नंबर 3, कहता है यदि एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश आए, यानी शब्द एक ही जैसा आएगा या फिर वाक्यांश एक ही जैसा आएगा तो वहां पे जो है अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे राम श्याम मोहन और सोहन दोस्त है। देख लो एक ही तरह के, यानी सारा का सारा यहाँ पे संज्ञा है, नाम है, किसी लड़के का व्यक्ति का यहाँ पे नाम है। तो राम श्याम मोहन और सोहन दोस्त हैं, ऐसे नहीं बोलना है। बोलना कैसे है बताइए? राम श्याम सोहन, यहाँ पे यहाँ नहीं रुकना है, बोलेंगे राम श्याम मोहन और सोहन दोस्त हैं। समझ रहे हैं ना? विराम चिन्ह पढ़ने का मतलब उच्चारण शुद्ध शुद्ध सीखना पड़ेगा आपको। बोलने में भी ये पढ़ रहे हैं तो आगे आपको उसका इस्तेमाल भी करना है बोलने में, कि कैसे बोलना चाहिए कि लगे कि हाँ सलीके से बोला जा रहा है ना। विरामों को प्रकट करिए अपने बोलने में, उसको जो है विरामों को क्या करिए उसमें शामिल कीजिए, तब लगेगा कि हाँ हिंदी की कुछ जानकारी है। तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, बताइए तो कैसे? राम श्याम मोहन और सोहन दोस्त है। अंदर आया? डायरेक्ट से पढ़ते जाएंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा अब है वाक्यांशों में, ये तो हो गया शब्दों में। अब वाक्यांशों में आइए, कैसे पढ़ेंगे इसको बताइए? अब पढ़ता है के बाद भी आप रुके हैं, यहाँ पे रुकना नहीं है, ऐसे बोलना है वह यहाँ आता है, पढ़ता है और चला जाता है ना? वह यहाँ आता है, पढ़ता है और चला जाता है। समझ रहे हैं ना? तो देखो अल्प विराम का जादू किस तरह होता है। जब अल्प विराम कहीं पे लग जाता है तो हमें बोलना भी उसी तरह से पड़ता है। अब आगे है नंबर 4, कहता है यदि वाक्य में यह उसे तब अब या तो आदि लुप्त हो जाए, यानी वहां पे रहना था लेकिन है नहीं, वो क्या है साइलेंट मोड में है, तो उस अवस्था में भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे मैं जो कहता हूं, ध्यान से सुनो, आपको क्या लगा इस वाक्य को सुन के कि मैं जो कहता हूं उसे, यानी इस बीच में क्या होना था? इस बीच में होना था क्या? उसे। देखो मन में अचानक आ गया ना कि मैं जो कहता हूं ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो, यानी बीच में आना था लेकिन यहाँ पे आया, यानी साइलेंट मोड में है, यानी वो क्या हो गया?
लुप्त हो गया वहां पे, है ना। तो इस अवस्था में वहां पे हम क्या करेंगे, इसके जगह जो है यहाँ पे हम अल्प विराम का क्या कर देंगे। क्लियर है। अच्छा बताइए तो आगे। अब यहाँ पे कब वह गया, कह नहीं सकता। कब वह गया, बीच में क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, इधर ध्यान मत दो, हम इसको मिटाना जो है मिटाना भूल गए, ये सब हमको मिटाना चाहिए था, लेकिन इधर ध्यान मत दो, ठीक है। इधर ही जो है देखो और बताओ कि क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे है जब जाना ही है चले जाओ, बीच में क्या होना था। तो वेरी गुड, जब जाना ही है तो चले जाओ। तो यहाँ पे साइलेंट है यानी है ही नहीं, लुप्त है, तो उस अवस्था में भी यानी यहाँ पे क्या होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। समझ गए। चलिए अब आगे नंबर 5 कहता है यदि वाक्य का आरंभ हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः, छी, कहते ना छी छी आदि से हो, यानी हम जब कोई वाक्य बोलते हैं तो इन सारे शब्दों से हो, इसको हम अव्यय भी कह सकते हैं, ये भी कभी बदलता नहीं। तो कहता है कि हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः, छी आदि से हो तो भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे कैसे बोलेंगे इसको बताइए। हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे नहीं, हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है। कैसे बोलेंगे, हाँ मैं जानता हूँ। कोई आपसे कुछ पूछ दिया तो क्या कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे नहीं बोलना है, हाँ मैं जानता हूँ, बीच में थोड़ा सा क्या करना है, विराम लेना है, ठीक है। अब अगला है, अच्छा इसका उच्चारण आप लोग करिए। नहीं ये तो गलत है, ऐसे नहीं, नहीं ये तो गलत है, हाँ यह है, सॉरी, कैसे बोलेंगे, नहीं यह तो गलत है, ऐसे बोलना है। तो देख रहे हो कि उच्चारण किस तरह से की जा रही है। कहता है सचमुच वह इतना बुद्धिमान है, कैसे पढ़ेंगे, सचमुच वह इतना बुद्धिमान है, सुनने में देखो अच्छा लग रहा है। छी यह क्या कर दिया, डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कहेंगे, छी ये क्या कर दिया, क्या कहते, छी ये क्या कर दिया। तो यानी ऐसी अवस्था में भी क्या होगा, विराम का यानी अल्प विराम का प्रयोग होगा। समझ गए यहाँ तक। अब नोट है, कहता है कि अंतिम वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ सकता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया है छी यह क्या कर दिया, तो यहाँ पे हम चाहे ना, जैसे पीछे आपने देखा था कि वहां पे क्या था, अल्प विराम का प्रयोग था, आप चाहे तो अल्प विराम की जगह इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि विस्मयादि बोधक का मतलब क्या, कि जब क्रोध, गुस्सा, प्रेम, घृणा, प्रसन्नता, दुख, दोष, हाँ शोक, यानी ऐसे भाव जब मन में उत्पन्न होता है बोलने से या फिर लिखने वक्त, है ना, जब ऐसे भाव आएंगे तो वहां पे ऑलरेडी इसका प्रयोग, यानी ये किस चीज का चिन्ह है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, इसका प्रयोग हो जाता है। और वहां पे पीछे दिया गया है कि या तो कोमा भी हो सकता है, या तो ये तो होना ही है, कोमा नहीं होगा तो ये तो होना ही है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नंबर 6 कहता है संबोधन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे संबोधन मतलब क्या, कि हम किसी को पुकारते हैं, क्या कहते हैं, अरे मित्र इधर सुनो, ऐसे कहते हैं क्या, कैसे बोलेंगे, बोलो तो, अरे मित्र तुम कहाँ गए थे, इस तरह उच्चारण करना है। देख लो अल्प विराम का बड़ा लंबा चौड़ा हमने उदाहरण इसमें दिया है, ठीक है, बहुत लंबा दिए हैं, ताकि क्योंकि हम लोग अधिकतर अल्प विराम का ही प्रयोग करते हैं, बाद बाकी तो कोई करता भी नहीं, बस अल्प विराम पूर्ण विराम इतना ही प्रयोग होता है, तो इसलिए ज्यादा उदाहरण देना पड़ा। तो समझिए। अब अच्छा बताइए तो, कोई नेता जब भाषण देते हैं तो ये वाक्य अक्सर आप लोग सुनते होंगे, देशवासियों मेरे हाथ मजबूत करें, कैसे बोलेंगे इसको, देशवासियों मेरे हाथ मजबूत करें। वेरी गुड, अंतिम था लेकिन जबरदस्त था, आप लोग बढ़िया से समझ गए। ऐसे ही बोला जाएगा, देशवासियों मेरे हाथ मजबूत करें, है ना, इस तरह उच्चारण होना चाहिए। तो करोगे आज के बाद, करना है। नंबर 2 हो गया आपको कौन सा, यानी सेमीकोलन। कहता है चिन्ह देख लो आप, चिन्ह देखो, कहता है यहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़ता है, यानी अल्प विराम से थोड़ा क्या करना है, अधिक रुकना पड़ता है। कहता है वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, यानी जहां अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े वहां पे किसका प्रयोग होगा, अर्ध विराम का प्रयोग होगा। अब जैसे में देख लीजिए कैसे, सूर्य निकला यहाँ पे हो गया, उसके बाद पक्षी चहकने लगे। अब चूंकि वाक्य जो है लंबा चौड़ा वाक्य है तो बीच में कोमा भी होगा, अंत में पूर्ण विराम भी होगा। किसान भी खेतों की ओर चल पड़े। देख रहे हो ना किस तरह प्रयोग किया जा रहा है।
चलिए अब अगला है पूर्ण विराम। ये तो सबको पता है, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, चिन्ह भी सबको पता है, आप लोग प्रयोग करते हैं। कहता है वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, यानी जब आप कोई चीज लिखते हैं या फिर बोलते हैं, लगे कि वाक्य पूर्णतः क्या हो गया, खत्म हो गया, तो वहां पे क्या होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। बोलने में तो समझ में आ गया कि यहाँ पे रुक गए हैं, लेकिन मेन है कि जब लिखेंगे तब हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पे हमको किस तरह क्या किस चिन्हों का प्रयोग करना है। तो आप याद रखिएगा कि पूर्ण विराम का प्रयोग तब होगा जब लगे कि आपकी वाक्य पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, खत्म। जैसे मैं गरिमा संस्कृत पढ़ती है, तो यहाँ पे आंख मूंद के आपको क्या करना है, पूर्ण विराम देना है। तो ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अब अगला है, अगला कहता है उपविराम यानी अपूर्ण विराम, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोलोन। चिन्ह देख लीजिए किस तरह से जो है इसका चिन्ह है, इसका भी प्रयोग अधिकतर होता है। कहता है जहां किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो, अगली पंक्ति में यानी पहला पंक्ति नहीं, अगली पंक्ति में लगे कि आगे हमको और देना है, तो कहता है वहां पे अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अब देख लीजिए, जैसे कहता है संज्ञा के निम्नलिखित भेद हैं, संज्ञा के निम्नलिखित भेद हैं। अब भेद है के बाद आपको क्या करना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, तो पांचों भेद यानी हमको दर्शाना है आगे, तो लगे कि आगे और भी हमको दर्शाना है, तो वहां पे आंख मूंद के इस चिन्ह का क्या कर देना है, प्रयोग कर देना है, तो ही आपका वाक्य सही होगा, अन्यथा गलत होगा। यानी आप हिंदी लिख तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी है ही नहीं। तो व्याकरण पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मतलब हमें इन चिन्हों का क्या करना है, प्रयोग में लाना है। अब अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। चिन्ह देख लीजिए, ये भी आप लोग प्रयोग में लाते हैं। कहता है कि प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न सूचक यानी आप जब कुछ बोलते हैं तो लगता है कि हम किसी से क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। जैसे तुम क्यों आए, किसी को तुम क्यों आए, क्यों शोर मचा रहे हो, क्या हुआ, इस तरह बोलते हैं ना, तो वहां पे ऐसे बोलते हैं तो समझ में आ रहा है प्रश्न कर रहे हैं किसी से, लेकिन लिख रहे हैं तुम क्यों आए, तो वहां पे हमको क्या करना है, इस चिन्ह को वहां पे प्रयोग में लाना है। तो इसका मतलब क्या, ये चिन्ह आ गया, तो इसका मतलब ये वाक्य किस तरह का वाक्य है, गुड। अब अगला है विस्मयादि बोधक यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। चिन्ह देख लीजिए, इसका भी प्रयोग आप लोग करते हैं, बहुत कम करते हैं, अधिकतर तो नहीं, कम करते हैं, आज के बाद करना है। देख लीजिए, कहता है हर्ष, विषाद, शोक, आश्चर्य, भय, दुख तथा संबोधन आदि, संबोधन मतलब पुकारने, कहता है आदि प्रकट करने वाले शब्दों के बाद इस चिन्ह का क्या होगा, प्रयोग होगा। जैसे वाह अच्छा किया, ऐसे बोलेंगे तो ठीक रहेगा क्या, कैसे बोलेंगे, वेरी गुड, कैसे बोलेंगे, वाह अच्छा किया, तो वहां पे क्या होगा, लगे कि वाह यानी मन में कैसा भाव आया, प्रसन्नता का भाव आया। मान लीजिए आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आ जाता है टेस्ट में, तो हम ही अक्सर क्या कहते हैं, वाह बहुत अच्छा की, मन में प्रसन्नता का भाव आता है, तो ये शब्द मुंह से क्या हो जाता है, अनायास ही निकल जाता है। और इस तरह के जब भाव आए यानी प्रसन्नता वाली भाव आ जाए, तो वहां पे आंख मूंद के हमको इस चिन्ह का यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का क्या कर देना है, प्रयोग कर देना है। जैसे आह वह मर गया, अब इस वाक्य में बताइए कहाँ पे प्रयोग करेंगे, आह के बाद, वेरी गुड, आह के बाद होगा, और कहीं होगा, कहीं नहीं होगा, अंतिम में होगा। चलिए अंतिम में भी होगा, क्योंकि ये तो वाक्य है विस्मयादि बोधक टाइप है ना। अगला है बाप रे कितना बड़ा शेर, कितना भयानक शेर, कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे बताइए तो, बाप रे, और वेरी गुड। अच्छा अगला बताइए, छी छी ऐसा नीच काम, कहाँ, छी छी के बाद, पक्का दोनों में होगा, अच्छा यहाँ भी होगा, अच्छा यहाँ भी होगा, और कहीं होगा, कहीं नहीं होगा, सोच के बताओ, लास्ट में, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग समझ गए। चलिए अब अगला, अब अगला है संयोजक चिन्ह यानी योजक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइफन चिन्ह। देख लो, कहता है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्द अगर हमको जोड़ने हैं तो वहां पे हमको आंख मूंद के किसका प्रयोग करना है, हाइफन यानी योजक चिन्ह या फिर संयोजक चिन्ह। जैसे धीरे धीरे, देख लो यहाँ पे दो समान शब्द है, एक ही जैसा शब्द है, तो उस बीच में हम लोग क्या करते हैं कि चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आपको आज के बाद क्या करना है, इस चिन्ह का प्रयोग करना है कि एक जैसा शब्द जब एक साथ उतरे तो उस बीच में आंख मूंद के आप योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। जैसे मान लो रात दिन, जैसे में तुम लोग उदाहरण बताओ कौन कौन ऐसे शब्द हैं जिसमें माता पिता, और बताओ भाई बहन, और राधा कृष्ण, गुड, समझ में आ गया ना। चलिए अब अगला है क्या, मनीषा कुमारी,
गौरी शंकर, हाँ सीताराम। चलो हाँ हाँ समझ गए, यानी समान शब्द जब एक साथ उतरे तो वहां पे हमको किस चीज का प्रयोग, किस चिन्ह का प्रयोग करना है? योजक चिन्ह का। चलिए अगला है उद्धरण चिन्ह, यानी क्या? इन्वर्टेड कॉमास। चिन्ह देख लीजिए किस तरह है। कहता है उद्धृत या कथन को इस चिन्ह के बीच में रखा जाता है। किस चिन्ह के बीच में? अरे बोलो ना, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, यानी उद्धरण चिन्ह के बीच में। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बताइए किसने कहा था ये? सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्या कोई आम जो है कोई ऐसा वैसा वाक्य है क्या? ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो लग रहा है कि ऐसा वाक्य जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या करेंगे, आंख मूंद के हम क्या कर देंगे, जो है इन्वर्टेड कॉमास के बीच इस वाक्य को हम क्या करेंगे, रख देंगे। क्लियर है? अब अगला है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक कोई। बताइए किसकी जो है ये दोहा है? कबीरदास। तो यहाँ पे देख लो ये कथन हो गया, ये दोहा टाइप हो गया। तो उसको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पंक्ति कोई ऐसा वैसा आम पंक्ति, ऐसा वैसा पंक्ति नहीं है। कोई भी जो है थोड़ा सा लगे कि पंक्ति से हटके है, मतलब क्या आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो बस ऐसे ऐसे पढ़ते जाते हैं, लेकिन पढ़ने के क्रम में क्या होता है, आपके पाठ में कोई ऐसा पंक्ति आ जाता है जो सबसे अलग लगता है। तो सबसे अलग लगे तो यहाँ पे देख लो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक कोई। ये हमारे महान कवि कबीरदास जी द्वारा रचित ये दोहे है, वहां से लिया गया है। तो इस तरह के जब वाक्य आ जाए, इस तरह के जब पंक्ति आ जाए, तो हमको क्या करना है, आंख बंद करके इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वाक्य की क्या कर दी, महत्वता बढ़ा दी, है ना। चलिए अब अगला है कोष्ठक चिन्ह यानी ब्रैकेट। इसका भी प्रयोग आप लोग करते हैं। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ लिखने के लिए कोष्ठक चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग होता है। यानी आप प्रयोग किए गए शब्द, यानी शब्द पहले से आपने लिख रखा है, अब उस शब्द का हमको क्या करना है, अर्थ लिखना है, तब क्या होगा, ब्रैकेट का प्रयोग होगा। जैसे में शीत ठंड लगने से कई लोगों की जानें चली गई। अब मान लो यहाँ पे ये नहीं रहे, ठीक है, मान लो ये नहीं रहे, कहेंगे क्या कि शीत लगने से कई लोगों की जानें चली गई। अब कितना लोग समझेगा ही नहीं, वैसे तो सबको समझ में आता है। मान लो छोटा छोटा बच्चा है, नहीं समझ में आ रहा है, शीत लगने से कई लोगों की जानें चली गई मतलब क्या हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, शीत मतलब ठंडी लग गई इसलिए जानें चली गई। तो यानी इसका हम जब अर्थ आगे लिखते हैं, मान लो अर्थ यहाँ पे लिख दिए हैं, तो तब जो है हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ईशा कुमारी बड़ा मौन धारण किए हुए हैं। चलिए अगला है कि जनक नंदिनी। अब देख लो यहाँ भी वही बात हो गई, जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। आखिर ये जनक नंदिनी है कौन, सीता। तो हमें पता है सीता है, जिन्हें नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, इसका अर्थ जब आगे लिखेंगे तो अर्थ आगे लिख देंगे, और लिखने के बाद हम इस चिन्ह का क्या करेंगे, किस चिन्ह का, ब्रैकेट यानी। चलिए अब अगला है निर्देशक चिन्ह यानी डैश। चिन्ह देख लो किस तरह से है, पीछे आपने पढ़ा था क्या, योजक चिन्ह। यहाँ पे देख लो छोटा सा है और यहाँ पे क्या है, बड़ा है, दोनों में अंतर है, ठीक है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग तरह से होता है। कभी कभी एक जैसा भी नहीं, एक जैसा तो नहीं होता, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देख लो कैसे इसका प्रयोग होगा, निर्देशक चिन्ह डैश चिन्ह थोड़ा सा योजक चिन्ह से क्या है, बड़ा है। कहता है किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तो इस चिन्ह का क्या होगा, प्रयोग होगा। जैसे रमन ने कहा, यहाँ भी वही बात लग रहा है जो पीछे आपने जो है अपूर्ण विराम में पढ़ा था। बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग होगा। किस चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का। जैसे रमन ने कहा, कहा के बाद लग रहा है कि और कुछ कहना है हमें, तो ऐसा जब भाव मन में आ रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, डैश का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है? डैश का या फिर अपूर्ण विराम का भी प्रयोग होता है, जिसको आप उपविराम कहते हैं। चलिए अब अगला है लोप चिन्ह यानी मार्क ऑफ इलिप्सिस। चिन्ह देख लो किस तरह का है, आप लोग जो रिक्त स्थान वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। कहता है कि इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। कहता है नंबर 1, यदि वाक्य के अंतर्गत किसी अवांछित शब्द या शब्दों को छोड़कर लिखना हो। अवांछित शब्द मतलब कोई ऐसा शब्द जो हम लिख नहीं सकते, लिखने में संकोच हो रहा है,
लिखने योग्य शब्द नहीं है, तो वहां पे जो है इस चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे महेश ने सुरेश को डॉट 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 कहकर गाली दी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई भद्दा गाली होगा, उस क्रम में हम क्या करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। समझ गए। अगला है नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों में भी हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का, किस चिन्ह का, लोप चिन्ह का। जैसे भारत की राजधानी डॉट 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 है, क्या है, क्या है, डॉट डॉट है, भारत की राजधानी क्या है। जैसे मैं भारत की राजधानी, अब यहाँ पे राजधानी के बाद यहाँ पे हम प्रश्न कर रहे हैं, किसी से बोल के प्रश्न करेंगे कि बताओ भारत की राजधानी क्या है, तो समझ में आ जाता है प्रश्न हो रहा है। लेकिन लिख के प्रश्न करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, भारत की राजधानी और इस चिन्ह का क्या करेंगे, लोप चिन्ह का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद लिखेंगे है, तो बच्चे जवाब यहाँ पे जो देना होगा वो दे देंगे। तो यानी प्रश्न करने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों में भी इस चिन्ह का, किस चिन्ह का, इतना तुम लोग सुस्त क्यों पड़ गए हो, लोप चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग होता है। 12 नंबर, लाघव चिन्ह यानी मार्क ऑफ एब्रीविएशन। देख लो चिन्ह किस तरह है, शून्य की तरह। कहता है जब किसी शब्द को पूरा न लिखकर संक्षेप में लिखना हो, यानी हमको शॉर्ट में लिखना हो, तब इस चिन्ह का प्रयोग होगा। किस चिन्ह का, लाघव चिन्ह का। जैसे में देख लो आप, जैसे में देख लो डॉक्टर के लिए क्या हो गया, देखते होंगे कि आपको पूरा लिखने का मन नहीं है तो ऐसे डाल लिख देते हैं, और उसके बाद जो है ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होगा, सिर्फ चंद्र होगा, ठीक है, और आगे क्या करते हैं, इसका प्रयोग कर देते हैं। तो इसी को कहा जाता है लाघव चिन्ह। प्रयोग तो आप लोग करते होंगे, लेकिन पता नहीं था कि इसको कहते, ईमानदारी से बताओ, पता था, नहीं था, बस प्रयोग कर रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि इसका नाम क्या है। अच्छा तो बताओ, तो घंटा के लिए क्या हो गया, तो यहाँ होगा, आगे होगा, यहाँ भी होगा, तारीख के लिए ता। समझ गए। चलिए अब आगे है 13 नंबर, पुनरुक्ति चिन्ह यानी मार्क ऑफ रिपीटिएशन। देख लो किस तरह इसका जो है सिंबल है, चिन्ह है। कहता है लिखते समय शब्द या शब्दों की पुनरुक्ति से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। पुनरुक्ति मतलब बार बार लिखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखो कैसे प्रयोग होगा। जैसे श्रीमती शीला उराव रांची। अब यहाँ पे अब रीता सिंह है, यहाँ पे सुधा सिन्हा है, तो हमको क्या करना है, रीता सिंह में भी श्रीमती जोड़ना है और सुधा सिन्हा में भी श्रीमती जोड़ना है। अब हम, मेरा मन नहीं है उतना लिखने का, तो हम आंख मूंद के इस चिन्ह का क्या करेंगे, यानी पुनरुक्ति चिन्ह का श्रीमती के जगह यहाँ पे दे देंगे, यहाँ दे देंगे। फिर जिसका जो नाम है नाम देना है। आगे है कि रांची, यानी ये रांची से है, रीता सिंह भी कहाँ से है, रांची से है। नहीं लिखने का मन है तो यहाँ पे चिन्ह डाल देंगे। सुधा सिंह भी कहाँ से है, रांची से है। नहीं लिखने का मन है तो इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि सब में श्रीमती भी आ गया और सब में रांची भी आ गया। समझ रहे हो ना बात को। चलिए अब अगला है त्रुटि चिन्ह यानी मार्क ऑफ ओमिशन। चिन्ह देख लो, तुम लोग अक्सर जब लिखते हो ना तो बड़ा गड़बड़ करते हो। तुम लोग करते क्या हो, ऐसे एरो मार देते हो, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है। अब नहीं करते हो, चलो अच्छी बात है, नहीं करोगे अब। चलो यहाँ पे देख लो, कहता है त्रुटि चिन्ह मार्क ऑफ ओमिशन। चिन्ह देख लो यहाँ पे, और इसका प्रयोग किस तरह से होगा। कहता है लिखते समय यदि कोई शब्द या वाक्य छूट जाए, कि जब हम कोई लिख रहे हैं, लिखने के क्रम में कोई शब्द अक्सर छूट जाता है ना, तो कहता है छूट जाए तो उसे उस छूटे हुए शब्द या वाक्य को ऊपर लिखकर, ऊपर क्या करेंगे, लिख देंगे, और नीचे इस चिन्ह का हम क्या कर देंगे, प्रयोग कर देंगे। अब कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लो। मैं दूध रोटी पसंद करता हूं, यानी बीच में क्या छूट गया, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में खाना लिख दिया और नीचे में इस चिन्ह का क्या कर दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये शब्द छूटा हुआ था, यानी इस बीच में आना था, वह वहां पढ़ना चाहता है। इस वाक्य में देखो पूरा वाक्य है कि सोहन आज दिल्ली जा रहा है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूं। यानी आपको लग गया मन में कि सोहन आज दिल्ली जा रहा है, वह वहां पढ़ना चाहता है, यानी ये वाक्य ही पूरा इस बीच में से छूट गया। तो पहले ऊपर में यहाँ पे लिख देंगे, यानी जहां से जिस बीच से वाक्य छूटा है वहां पे इस चिन्ह का क्या करेंगे, कर देंगे। क्लियर है। अंतिम है विवरण चिन्ह यानी कोलोन डैश, ठीक है। चिन्ह देख लो, कहता है किसी वस्तु या विषय का सविस्तार वर्णन करने में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे
कहता है कि कई विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनके पास आणविक हथियार है। जैसे यहाँ पे गलती हो गया, इस चिन्ह को यहाँ पे देना था, यहाँ होगा जैसे, क्योंकि अब विस्तार हम कर रहे हैं तो ये चिन्ह यहाँ पे होगा, है ठीक है। कहता है विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनके पास आणविक हथियार है। अब कौन कौन सा देश है ये तो दिखाना पड़ेगा ना, तो लगे कि आगे हमको दिखाना है तो वहां पे आंख मूंद के हमको क्या करना है, इस चिन्ह का यहाँ पे क्या कर देना है, प्रयोग कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आप लिखेंगे कि कौन कौन सा जो है आपको देश है, जैसे रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। समझ में आई बात। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह कि किसी वस्तु या विषय का सविस्तार अगर वर्णन करना हो, सविस्तार दर्शाना हो, तो दर्शाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस चिन्ह का, किस चिन्ह का, विवरण चिन्ह का। अब आगे नोट दिया है, नोट क्या दिया है, उपयुक्त वाक्य में विवरण चिन्ह, ये जो विवरण चिन्ह है कहता है के बदले आप चाहें तो निर्देश चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये निर्देश चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, लंबा सा होता है निर्देश चिन्ह। अब हुआ, समझ गए पूरा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ जाते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगला चैप्टर जो अपलोड होगा वो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। मिलती हूँ अगला चैप्टर लेकर अगले क्लास में। धन्यवाद।